दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में कि क्या है जीएसटी और इससे संबंधित तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। वही अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज 1 जुलाई है और आज ही के दिन 2017 में जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया था। एक देश एक टैक्स की अवधारणा को लागू करते हुए जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया था। दोस्तों जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हिंदी में वस्तु और सेवा कर के नाम से जानते हैं। इसे लागू करने के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। बात अगर जीएसटी की करें तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे पिछले चरणों में क्षतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करके भुगतान के क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उत्पादक से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। संक्षेप में केवल मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता के द्वारा वहन किया जाएगा। यहाँ गंतव्य आधारित कर की चर्चा की गई है। तो क्या है इसकी अवधारणा? दोस्तों उस कर प्राधिकरण को कर की प्राप्ति जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर उपभोग किया जाएगा और उसे आपूर्ति स्थल भी कहा जाता है, उपर्जित है। गंतव्य आधारित कर यानी कि जहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस का उपभोग किया जाएगा उसको यह टैक्स मिलेगा। दोस्तों जीएसटी लागू करने से पहले देश में कई प्रकार के टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाते थे। कहते हैं कि दर्जनों से अधिक टैक्स को समाहित करके केवल एक टैक्स के रूप में जीएसटी को लाया गया है, जीएसटी को लागू किया गया है। अगला सवाल यह है कि वो कौन कौन से टैक्स हैं, कर हैं जिनको जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। कई प्रकार के कर हैं, जैसे आज के समय केंद्र के द्वारा वर्तमान समय पर लगाए और संग्रह किए जाने वाले कर हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा और कपड़ों की वस्तुओं पर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, केंद्रीय अधिभार और उपकर यानी सेस और सरचार्ज, जहाँ तक वे वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित है। उसी प्रकार दोस्तों राज्य सरकारों के द्वारा कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलास कर यानी लग्जरी टैक्स, प्रवेश कर यानी सभी रूपों में, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पर टैक्स, विज्ञापनों पर कर, क्रय कर, लॉटरी शर्त जुए पर कर, राज्य अधिभार और उपकर, जहाँ तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रकार के टैक्सों को शामिल करके समाहित करके जीएसटी को लागू किया गया है। यानी जीएसटी को इसलिए लाया गया कि इन सभी प्रकार के टैक्सों को, इन 17 प्रकार के टैक्सों के बदले केवल एक टैक्स जीएसटी रहे, जिससे जटिलताएं कम हो और इन्हें संग्रह करने में आसानी हो। दोस्तों इसके लिए संसद में जीएसटी अधिनियम 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था और अंततः राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में यह लागू किया गया था। जीएसटी एक व्यापक है क्योंकि इसमें कुछ राज्यों के करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। यह बहुमंचित भी है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में हर कदम पर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता के अलावा अन्य उत्पादन के विभिन्न चरणों के सभी पक्षों को वापस कर दिया जाता है। यह गंतव्य आधारित कर भी है क्योंकि इसे वस्तुओं सेवाओं की खपत के स्थान से प्राप्त किया जाता है, न कि उस स्थान से जहाँ से वस्तु सेवाओं का उत्पादन हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है कि जीएसटी कर लगाने के लिए कौन इसकी दरें तय करेगा? कि किसी प्रोडक्ट पर, किसी सर्विस पर जीएसटी कितना प्रतिशत जीएसटी लगेगा, ये सब कौन तय करेगा? दोस्तों सीजीएसटी, एसजीएसटी केंद्र और राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से तय की गई दरों पर लगाया जाएगा। दरों को जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाएगा। यानी दोस्तों 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 279A। इसके तहत जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया था। इस जीएसटी काउंसिल में 35 सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत 2 सदस्य केंद्र सरकार के हैं, 28 राज्य सरकार के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। यह एक गवर्निंग बॉडी है जीएसटी काउंसिल। इसके सदस्यों की अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के इसके सदस्य रहेंगे। प्रत्येक राज्य सरकारों के वित्त या कराधान मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा नामित अन्य मंत्री, कुल 28 राज्य हैं, इसलिए 28 सदस्य। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के वित्त या कराधान मंत्री या प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित अन्य मंत्री सदस्य के रूप में 3 सदस्य हैं। तो इस प्रकार टोटल 28, 3 और 1 कुल मिलाकर के 33 सदस्य हैं। इस जीएसटी काउंसिल का काम है कि जीएसटी को लेकर के नियम कानून बनाए, टैक्स की दरों को तय करे। यानी जीएसटी काउंसिल ही है जो भारत में वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में किसी भी कानून या विनियमन को संशोधित करने, समेटने या खरीदने के लिए एक सर्वोच्च सदस्य का काम करती है। जीएसटी परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं, जिसमें भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। जीएसटी काउंसिल भारत में किसी भी संशोधन या नियम या वस्तुओं और सेवा कर के किसी भी दर में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। समय समय पर जीएसटी काउंसिल की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है और वस्तुओं और सेवाओं पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा, इन सब का निर्णय लिया जाता है।
दोस्तों, अगर बात करें जीएसटी के तहत टैक्स की दरों की, तो वस्तु और सेवाओं को कर के संग्रह के लिए 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में टैक्स की दरों को विभाजित किया गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। किसी भी वस्तु और सेवा पर अगर जीएसटी लगाया जाता है तो इन्हीं 5 दरों में से कोई एक दर लागू होगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। संविधान के आर्टिकल 366(12) जैसा कि 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधित है, वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति मानव के उपभोग के लिए अल्कोहल की आपूर्ति को छोड़कर और वस्तु और सेवा कर के रूप में परिभाषित किया गया है कि इसलिए संविधान में जीएसटी की परिभाषा के माध्यम से मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। यानी जो शराब है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है। अस्थायी रूप से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट अर्थात पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। यानी पेट्रोल, डीजल, शराब, इन पर अभी जीएसटी नहीं लगाया गया है। इसके अलावा विद्युत यानी बिजली को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन तथा शराब यानी मादक पेय पदार्थ और बिजली, इन चीज़ों को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी इन पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। अगला सवाल है कि किस प्रकार जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया गया। दोस्तों, यह केंद्र और राज्यों के साथ एक साथ सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा जीएसटी होगा। वस्तुओं और सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर केंद्र के द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी कहा जाएगा और राज्यों के द्वारा लगाए गए करों को स्टेट जीएसटी कहा जाएगा। इसी प्रकार केंद्र के द्वारा प्रत्येक अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी लगाने तथा प्रशासित करने की व्यवस्था है। अगला सवाल है कि दोहरा जीएसटी क्यों आवश्यक है। तो भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानूनों के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। दोनों सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। उनके लिए संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है, जिसके लिए उन्हें संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होती है। दोहरा जीएसटी इसीलिए वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगला सवाल यह है कि प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कौन जीएसटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर देय योग्य व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं और या फिर सेवाओं की आपूर्ति पर कर देय होगा। जब कर देने योग्य व्यक्ति का कुल कारोबार 20 लाख रुपए पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपए की छूट सीमा को पार करता है, 20 लाख रुपए की छूट सीमा को पार करता है, तब उस पर कर का दायित्व बनता है। सिवाय कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर कराधीन व्यक्ति जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसने निर्धारित सीमा रेखा की छूट को पार नहीं किया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और अंतर राज्य में आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं या सेवाओं पर देय है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी संबंधित अधिनियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दरों पर देय है। अगला सवाल कि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत छोटे करदाताओं के लिए क्या लाभ उपलब्ध है। एक वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से कुल कारोबार 20 लाख और पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख तक करने वाले करदाताओं को कर से छूट प्राप्त है। आगे ऐसे व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समग्र कारोबार 50 लाख रुपए से कम है, वे सरलीकृत योजना का विकल्प चुन सकते हैं, जहां एक राज्य में कुल कारोबार पर रियायती दर पर कर देय होगा। दोस्तों, अब जानते हैं जीएसटी के फायदे। तो यहाँ पर जीएसटी के फायदे गिनाए गए हैं, जैसे सरकार के लिए क्या फायदा है। पहला है एकीकृत साझा बाजार बनाए। भारत के लिए एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद मिलेगी। इससे विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, कराधान को सुव्यवस्थित करना। टैक्सेशन केंद्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में सामंजस्य के माध्यम से कराधान को सुव्यवस्थित बनेगा। कर अनुपालन को बढ़ाएं। अनुपालन के लिए बेहतर वातावरण, क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए जाने हैं। इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है। आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लेनदेन के अधिक पेपर ट्रेल को प्रोत्साहित करना। कर चोरी को हतोत्साहित करना। दोस्तों, देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े कारोबारी भी देखने को मिलता है कि टैक्स देने से बचते हैं। तो इसकी वजह से जीएसटी आने की वजह से ये कर चोरी कम होगा। एक समान एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें पड़ोसी राज्यों के बीच और अंतर्राज्य बिक्री के बीच मध्यस्थता को समाप्त करके कर चोरी के लिए प्रोत्साहन को कम कर देगी। तो ये तो है सरकार के लिए फायदे। अर्थव्यवस्था के लिए फायदे गिनाए गए हैं, जैसे करदाताओं के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रक्रियाएं, करों की वापसी, कर रिटर्न के समान प्रारूप, सामान्य कर आधार वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की समान प्रणाली कराधान प्रणाली को अधिक निश्चितता प्रदान करेगी। आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय इंटरफेस कम होगा, जिससे करप्शन को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और उद्योग के लिए यहाँ फायदे गिनाए गए हैं, जैसे कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था, कारोबार करने में आसानी बढ़ी, करों की बहुलता में कमी, कई प्रकार के टैक्स पहले हुआ करते थे, अब केवल एक है जीएसटी। कुछ क्षेत्रों पर दोहरे कराधान का उन्मूलन है। विशेष रूप से निर्यात के लिए करों का अधिक कुशल निराकरण है। पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और कर भुगतान के लिए सरलीकृत और स्वचालित प्रक्रियाएं हैं। अब उपभोक्ता के लिए क्या फायदे हैं। पहला है पारदर्शी कीमत।
दोस्तों, निर्माता, खुदरा विक्रेता, सेवापूर्तिकर्ता के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह के कारण गुड्स की अंतिम कीमत पारदर्शी होने की उम्मीद है। उम्मीद जताई गई है कि मूल्य में कमी, कराधान के व्यापक प्रभाव से कमी के कारण दीर्घावधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी, अगला है गरीबी उन्मूलन, अधिक रोजगार और अधिक वित्तीय संसाधन पैदा करके। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।